रेडी। स्टार्ट। सभापति महोदय, इस सदन में यह परंपरा रही है कि देश की भलाई और समृद्धि, प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर हम सब सहयोग की भावना से काम करते हैं और इसमें अलग अलग पार्टियों के सदस्य की हैसियत से नहीं सोचते। मैं पूरे देश में सहयोग की यही भावना चाहूँगी। मैं यह चाहूँगी कि केवल राजनीतिज्ञों में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, श्रमिकों और किसानों में भी यही भावना हो। हम राजनीतिज्ञ मार्गदर्शन करते हैं, हम देश के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, पर हमें इन कार्यक्रमों को लागू करने में विशेषज्ञों पर निर्भर करना चाहिए। अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की कमी का उल्लेख किया है। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारी प्रगति की गति हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका कारण यह नहीं है कि हमारे लक्ष्य गलत हैं अथवा पूरे नहीं हो सकते, बल्कि इसलिए कि हम अपने समाज को पर्याप्त कार्यकुशल बनाने में सफल नहीं हुए हैं, जिसके बिना पर्याप्त प्रगति संभव नहीं है। जब हम दूसरे देशों की ओर देखते हैं, चाहे वे पूंजीवादी देश हों अथवा समाजवादी, तो हम पाते हैं कि जिन्होंने प्रगति की है वे ऐसे देश हैं जिन्होंने कार्यकुशलता पर सबसे अधिक बल दिया। ये देश अधिकतम सीमा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मेल बैठाने और अपने देश के युवक युवतियों की प्रतिभा का पूरा लाभ उठाने में सफल हुए हैं। ये वे युवा लोग हैं जिनका मन मस्तिष्क नए नए विचारों से भरा पड़ा है। यद्यपि मुझे उन लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी जिन्हें सार्वजनिक कार्य का लंबी अवधि का अनुभव है, पर मैं अपने युवक युवतियों को देश के भविष्य के निर्माण में सहयोग करने का आमंत्रण देती हूँ, क्योंकि यह उनका अपना भविष्य है। यह वह भविष्य है जो उन्हें विरासत में मिलेगा। हमारे देशवासियों को शिक्षा की जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, वैसी व्यवस्था करने के लिए हमें अभी बहुत काम करना है, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि जिन लोगों को शिक्षा का अवसर मिला है उनमें से पर्याप्त लोगों ने किसी न किसी क्षेत्र में नाम कमाया है। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकुशलता हमारा मंत्र होना चाहिए और यह बात शासन के बारे में विशेष रूप से ठीक है। सभापति महोदय, हमारे प्रशासनिक सुधार विभाग को 2 वर्ष होने जा रहे हैं।
इस अवधि में इसने सुधार के बारे में कई अध्ययन प्रारंभ किए। कुछ अध्ययन पूरे हो गए हैं और सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। इन सिफारिशों को लागू किए जाने का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता प्रकट की है। कल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पहले ही आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन कर चुके हैं। मैं यह बात बल देकर कहना चाहती हूँ कि बहुत सी आर्थिक कठिनाइयाँ इस कारण से हैं कि हम लगभग 10 वर्ष के समय में बहुत तेज़ी से उतनी प्रगति करना चाहते हैं जितनी बहुत से देशों ने कहीं अधिक लंबी अवधि में की है। यह कोरा आदर्शवाद नहीं है जैसा बहुत से लोगों ने कहा, बल्कि भारत जैसी स्थिति वाले देश के लिए एक आवश्यकता है। विकास की दर की सीमा को धीमा करना सरल है, यद्यपि अपने पराजय को स्वीकार करना होगा और मुझे विश्वास है कि हमारा या कोई भी सदन अथवा देश इस बात को पसंद नहीं करेगा। माननीय सदस्यों ने देश की सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के हमारे संकल्प को बजट में सेनाओं के खर्च के लिए रखी गई धनराशि में देखा होगा। मैं तो यह समझती हूँ कि भारत जैसे गरीब देश के लिए अपने साधनों को विकास कार्यों से हटाकर सैनिक व्यय में लगाना दुर्भाग्य की बात है। पर यह सौभाग्य का विषय है कि रक्षा बजट में बहुत सा विकास व्यय भी शामिल है, जिससे कारखाने बनाए जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे, सड़कों का और मकानों का निर्माण होगा तथा ऐसे ही अन्य कार्यों पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। हम इस बात के लिए चिंतित हैं कि प्रतिदिन की आवश्यकता की चीज़ों के दाम स्थिर रहे और महंगाई रुके। उपज के द्वारा ही दामों को स्थिर किया जा सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि अनाज पैदा करने वाले किसान को अथवा अन्य चीज़ें बनाने वाले लोगों को उचित दाम मिले, जिससे वे अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए उत्साहित हों। इसी कारण से पहले ही मुख्य कृषि उपज का उचित दाम निर्धारित करना आवश्यक है। जब आवश्यक चीज़ों की कमी होती है तब दाम बढ़ाकर मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति होती है। इसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनाज और अन्य चीज़ों का दाम नियंत्रित करना होगा।